तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो आपदा प्रबंधन वाला सेक्शन है, जिसमें आपका कुल 6 चैप्टर दिए हैं, 6 चैप्टर दिया है। तो इन सभी चैप्टरों के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस एक ही वीडियो में आपको पूरा सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आपदा प्रबंधन का, इससे बाहर नहीं पूछेगा बउआ, ठीक ना। आप एक नोट्स बना लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा जब जब एग्जाम देंगे, चाहे आप तिमाही एग्जाम दें, चाहे 6 माही एग्जाम दें, चाहे आप सेंटअप दें, चाहे आप मेन बोर्ड एग्जाम दें, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का जो कारण है कोई एक कारण नहीं है। जब नदियों में जो है वर्षा, मतलब कि जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। किसी और कारणवश से क्या होता है ना, जो नदियाँ पर्वतों से पहाड़ों से आती है, वहाँ से बर्फों के अधिक पिघलने से भी क्या होता है, नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बाढ़ आने का खतरा रहता है ना। नदी के तलछट में तली में जो है अवसाद कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो नदी का जो जल है ऊपर उठ जाता है और जो दोनों किनारा होता है, तटबंध होता है नदी का, उसको क्या करता है, नदी का जल पार कर जाता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, नदियों में बाढ़ आता है। तो ये सभी कारण आपको लिख देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, तो आप सभी पे टिक करेंगे। तो आपको हम क्या बताएं, आप इसका आंसर लिखेंगे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण में पहला कारण हो जाएगा जल की अधिकता। जल की अधिकता, इसके कारण आपका नदियों में बाढ़ आ जाएगा। दूसरा वर्षा की अधिकता। किसकी अधिकता, वर्षा की अधिकता के कारण भी, अधिक वर्षा होने के कारण भी नदियों में बाढ़ आ जाता है। तीसरा पॉइंट है ना, नदी के तल में अवसाद। अवसाद मतलब कचरा, अवसाद के जमाव के कारण भी क्या होता है, नदियों में बाढ़ जाता है। तो ये 3 कारण आप लिख लेंगे। आपके एग्जाम में ऑप्शन दे देगा, ए जल की अधिकता, बी वर्षा की अधिकता, सी नदी के तल में अवसाद की अधिकता और डी दे देगा इनमें से सभी। तो सभी पे आप टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो इसका जो आंसर होगा आपका उत्तर बिहार। उत्तर बिहार जो है ना, आपका बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहने का मतलब वहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। तो उत्तर बिहार में बाढ़ क्यों ज़्यादा आता है, तो उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं। दक्षिण बिहार के तुलना में उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ ज़्यादा आता है ना। और वही आपका पूछ देगा क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त है। तो सूखाग्रस्त पूछेगा बुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में है ना नाम मात्र की नदियाँ हैं, एक नदी है, वो भी आपका बरसाती नदी है। तो नदी है ही नहीं दक्षिण बिहार में, तो दक्षिण बिहार में सूखा जबरदस्त पड़ता है। तो यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पूछा है तो उत्तर बिहार सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा है, मतलब हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एकदम फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। बिहार का शोक है ना, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। एकदम पूछता है ये, है ना, एकदम बार पूछता है। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वैसे आपको हम बता दें कि बिहार का शोक कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है जब ये आती है, ये नदियां जहां से प्रवाहित होते हुए आती है ना, और खासकर बाढ़ के समय में, वर्षा के समय में, जब बहुत ज़्यादा वर्षा होता है और उसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है उस नदी में, कोसी नदी में, तो ये क्या करता है, अपने मार्ग को बदलने लगता है। नदी की जो मुख्य धारा होती है वो कई धाराओं में टूटने लगती है। एक धारा है तो कई धाराओं में टूट के इधर उधर फैलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, आसपास के क्षेत्र एकदम बाढ़ से त्रस्त हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग एकदम मतलब परेशान हो जाते हैं, बहुत सारा क्षति होता है, हानि पहुंचता है। इसलिए बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है।
फिर आपका चौथा प्रश्न पूछा गया बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ हो गया, है ना, बाढ़ जो है इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। बाढ़ जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या होता है? वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, उसमें किसी मानव का कोई योगदान नहीं होता है। जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, है ना, भूस्खलन हो गया, वर्षा, बहुत ज़्यादा वर्षा, बादल का फटना हो गया, ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है ना। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? पांचवा प्रश्न है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा प्राकृतिक आपदा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। सूखा भी आपका प्राकृतिक आपदा ही है। छठा प्रश्न, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो आपको इसका आंसर लिखना है धीरे धीरे आती है ना। कैसे आती है? धीरे धीरे आती है, इसका आंसर यही होगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा कोई एक बार में नहीं आ जाता है, धीरे धीरे आता है। क्या आता है? धीरे धीरे आंसर हो जाएगा। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो वर्षा की कमी। सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है वो सूखे की कमी है ना, सॉरी, वर्षा की कमी है। क्या है? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी अर्थात वर्षा कम होने के कारण क्या होता है? सूखा, सुखाड़ आता है, सूखा पड़ जाता है। फिर आपका 8 नंबर प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो सूखा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वर्षा के जो जल होते हैं उसको संग्रहित करना चाहिए, वर्षा के जल को जमा करना चाहिए। तो इसका मुख्य तरीका है वर्षा जल का संचय करना। संचय करना मतलब जमा करना, है ना। ऐसा करने से हम क्या करेंगे? सूखा से बच जाएंगे। ठीक। 9वां प्रश्न, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी, आपको बता दें, एक ये भी पूछा जाता है सुनामी शब्द जो है किस देश के भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो शब्द है जापानी शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है ना, जापानी भाषा का शब्द है, आप याद रखेंगे। सुनामी जो है एकदम लिख लेंगे, है ना, बगल में। सुनामी जो है ये आपका शब्द जो है ना, जापानी भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का। ठीक है, जापानी नहीं होगा, जापानी होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे? साइड में आप कहीं लिख लेंगे, ये भी पूछा हुआ है। सुनामी का कारण है समुद्र के में क्या आना? भूकंप आना। समुद्र में जब भूकंप आता है, समुद्र में भूकंप का आना, है ना, भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना, ये क्या होता है आपका, है ना, सुनामी का प्रमुख कारण होता है। जब समुद्र के तलछट में कंपन होता है, भूकंप आता है, कंपन होता है मतलब भूकंप आता है, तो समुद्र में जब भूकंप आता है उसी स्थिति को सुनामी कहा जाता है ना। सुनामी का कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। फिर 10वां प्रश्न, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? अब यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, तो आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह के प्रश्न में क्या करेगा कि आपका 3 को कोई मानव जनित आपदा दे देगा और 1 कोई प्राकृतिक आपदा दे देगा, तो उसमें से आपको चुनना है कि ये प्राकृतिक आपदा है। तो आपको हम सारा का सारा बता देते हैं जो पूछ सकता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा में बताए हैं भूकंप हो गया, ये भी प्राकृतिक आपदा है। सूखा हो गया, है ना, बाढ़ हो गया, आपका भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है ना। वर्षा अति बादल का फटना, बादल का फटना, है ना। भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, है ना, चट्टान, बड़े बड़े चट्टान क्या होते हैं, फिसल करके मैदानी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो उसको भूस्खलन कहा जाता है ना। तो ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदा क्या है? तो वैसी आपदा जो मानव की गलतियों के कारण, मानव के भूल के कारण उत्पन्न होता है, जैसे महामारी हो गया, है ना, आतंकवादी हमले हो गए, ये सभी के सभी जो है आपका क्या हो गया? आपका दंगे, हड़ताल, ये सभी के सभी हो गया मानव जनित आपदा हो गया। तो यहाँ पे आपका 10 का 10 क्लियर हो गया हुआ, एकदम नोट्स बना लेंगे।
तो जितना आपको बताया उससे आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो परिभाषा आपको सिंपल तरीके से बताए कि मानव जनित आपदा कहने का मतलब कि जो मानव के गलती के कारण, मनुष्य के भूल के कारण, गलती के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है? मानव जनित आपदा कहा जाता है। मानव जनित आपदा में आपका क्या क्या आता है ना? पहला आपका महामारी जो है ये आपका मानव जनित आपदा है। महामारी मतलब बहुत सारा बीमारी जो उत्पन्न, बड़ा बीमारी उत्पन्न होता है, मानव के गलती के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा आपका है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे कहने का मतलब धर्म के नाम पर क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, है ना, उसको सांप्रदायिक दंगे कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्षति होता है, ठीक है, मानव जाति का, और बहुत सारे संसाधनों का क्षति होता है। तो ये भी एक मानव जनित आपदा है ना। आतंकवाद, तीसरा आतंकवाद भी आपका जो है जिसमें बहुत भयंकर क्षति होता है। आतंकवाद में बड़े बड़े शहरों को क्या कर जाता है, उड़ा दिया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों को उड़ा दिया जाता है। जैसे कि मुंबई में जो आपका ताज होटल में हमला हुआ था, वो आपका क्या था, आतंकवादी हमला था, जिसमें बहुत ज़्यादा मानव जाति का क्षति हुआ था, संसाधनों का क्षति हुआ था। तो ये सभी के सभी जो है मानव जनित आपदा है। मानव के भूल के कारण, मानव की गलती के कारण ये सभी चीज़ें जो है देखने को मिलता है, तो इसको मानव जनित आपदा कहेंगे। चौथा ऑप्शन आपका दे देगा इनमें से सभी, तो आप क्या करेंगे, सभी पे टिक कर देंगे, क्योंकि सभी के सभी मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा तो आपको बता ही दिए। फिर 12 नंबर प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर का जो तली है, तलछट है, उस पर जो कंपन होता है, थरथराहट होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताया सुनामी। सुनामी जो है कैसे आता है? जब महासागर के तल में कंपन होता है। कंपन होता है कहने का मतलब महासागर के तल में क्या आता है, भूकंप आता है, जिसके कारण सुनामी उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी, और सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। फिर आपका 13 नंबर प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? आप देखिए, विश्व में तो बहुत सारे क्षेत्रों में सुनामी आते रहता है, लेकिन डेट देखेंगे, डेट से पकड़ेंगे। 26 दिसंबर 2004 की बात किया जा रहा है। तो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था वो बंगाल के खाड़ी में आया था, जिसमें बहुत ही भयंकर सुनामी आया था, जिसमें आपका जो हमारा जो देश भारत है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, है ना, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो इंदिरा पॉइंट क्या हुआ था, डूब गया था। पूरा का पूरा द्वीप समूह जो था इंदिरा पॉइंट, वो पूरा का पूरा डूब गया था 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बंगाल का खाड़ी, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, है ना। बंगाल की खाड़ी में जो है 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था। 14 और 15 नंबर प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है, एकदम फिक्स है कि एकदम दोनों में से कोई एगो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी, एकदम रहता ही रहता है। उसी प्रकार से ये जो दोनों 14 और 15 क्वेश्चन है, 14 नंबर है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सा है? भूकंप जब आता है तो पृथ्वी पर जहां भी भूकंप आता है, तो भूकंप तो ऊपर आसमान में नहीं आता है, धरती के ऊपर भी नहीं आता है, तो धरती के नीचे आता है। भूकंप कहाँ आता है? धरती के नीचे आता है। तो धरती के नीचे से जहां से भूकंप आपका आता है, उसमें कौन सा तरंग जो है, भूकंप का कौन सा तरंग सबसे पहले पहुंचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक तरंग, है ना। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना। प्राथमिक तरंग इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक तरंग, जिसको पी तरंग या पी तरंग भी कहा जाता है ना। प्राइमरी वेव्स जो है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला जो तरंग है वो है प्राथमिक तरंग, यानी कि पी तरंग है। पी तरंग ही आपका भूकंप आने पर पृथ्वी पर सबसे पहले आता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा तो एकदम आपको बताना, मतलब बता ही देंगे, फिक्स है। तो देखिए, भूकंप कहाँ आता है? ये मान लीजिए पृथ्वी का सतह है ना, जहां हम लोग रहते हैं, है ना। ये आपका पृथ्वी का सतह है, भूपरपट्टी है ना। भूकंप जो आता है नीचे आता है, पृथ्वी के नीचे आता है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, धरती के नीचे यहाँ पे क्या हुआ, भूकंप आया। सबसे पहले कंपन कहाँ हुआ? धरती के नीचे, है ना। जहां पे धरती के नीचे कंपन हुआ सबसे पहले, है ना, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
भूकंप का केंद्र, भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं? तो धरती के नीचे, कहाँ? धरती के नीचे भूकंप सबसे पहले जहां पे आता है उसको भूकंप का केंद्र कहते हैं। अब जब नीचे आया तो ऊपर भी आएगा, ये तरंग के रूप में है ना, वेव्स के रूप में क्या होगा, है ना, इस तरह से करके वेव्स के रूप में क्या आएगा, ऊपर फैलते हुए आएगा, ऊपर आएगा तरंग के रूप में, ऊपर धरती से टकराएगा। तो ऊपर जहां पे धरती के जिस बिंदु पर, भूपरपट्टी के जिस बिंदु पर भूकंप का झटका सबसे पहले जहां पे महसूस होता है उसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप का केंद्र कहा जाता है। भूकंप का अधिकेंद्र, भूकंप का अधिकेंद्र कहने का मतलब धरती पर सबसे पहले जहां पे भूकंप का झटका सबसे पहले महसूस होता है उसको भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहा जाता है। और धरती के नीचे जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है उसको भूकंप का केंद्र कहते हैं। अब यहाँ से दो तरह का वेव आपको ध्यान रखना है, दो तरह का तरंग निकलता है ना। एक निकलता है आपका, सबसे पहला जो तरंग निकलता है पी तरंग निकलता है। कौन सा तरंग निकलता है? पी तरंग जो है ना। सबसे पहले धरती पर जो तरंग आता है कौन सा तरंग आता है? पी तरंग आता है, ये प्रश्न भी पूछा। और एक और तरंग होता है ना, दूसरा आपका एस तरंग होता है। कौन सा तरंग होता है? एस तरंग होता है, जिसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं या द्वितीयक तरंग कहा जाता है। ये तरंग को, एस तरंग को जो है लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे खतरनाक तरंग जो होता है एस तरंग होता है। और एस तरंग को ही लव स्पेलिंग LOVE, लव आप समझ रहे होंगे, LOV लव मतलब वही है ना जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। और यही वो लव तरंग है, एस तरंग है, जिसमें क्या होता है पूरा धरती बर्बाद हो सकता है, इतना खतरनाक होता है। तो लव बहुत खतरनाक चीज है, समझ रहे हैं ना। तो एस तरंग को ही लव तरंग कहते हैं। इसकी गति जो है पी तरंग से कम होता है ना। और पी तरंग सबसे पहले आता है और उसके बाद आता है आपका लव तरंग। लव तरंग जो है सबसे खतरनाक होता है। लव तरंग को रैले तरंग के नाम से भी जाना जाता है। किस तरंग के नाम से जाना जाता है? रैले, क्योंकि वैज्ञानिक रैले ने इसको खोजा था। रैले तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना सारा जो आपको चीज बताया ना, इसको आप लिख लेंगे। एक पूछा हुआ एग्जाम में कि कौन सा तरंग जो है भूकंप का, कौन सा तरंग सबसे खतरनाक होता है, तबाही मचाता है, तो लव तरंग, LOVE लव तरंग। ठीक, 15वां प्रश्न है, भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है ना। वही प्रश्न आ गया, यही कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आ गया कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर। मान लीजिए कि भूकंप का केंद्र यहाँ धरती, ये धरती है, तो भूकंप का केंद्र यहाँ नीचे है, धरती के नीचे है। कहाँ है? धरती के नीचे है। तो इसके ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत, पृथ्वी के जिस जगह पे भूकंप आता है उस जगह को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा, एपिसेंटर हो जाएगा, है ना। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र, है ना। भूकंप का केंद्र ये हुआ, अब पृथ्वी पर का स्थित केंद्र ये हुआ जहां पे भूकंप का झटका महसूस हुआ लोगों को, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो जितना आपको बताया उससे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 16वां प्रश्न है, बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? एकदम सिंपल प्रश्न है और पूछता है आपसे। तो बाढ़ के समय हमें जो है ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। ऊंचे स्थानों पर हमें चले जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए बाढ़ के समय? तो ऊंचे स्थानों पे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे स्थानों पर, याद रखेंगे। 17वां प्रश्न, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? एकदम बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो जब कुछ है ना, मान लीजिए आतंकवादी हमला हो गया या भूकंप आ गया जिसके कारण मकान हो गए, बिल्डिंग हो गए, गिर गए और उसके नीचे बहुत कुछ दब गए, है ना, लोग दब गए, बहुत सारी चीजें दब गई, तो उसको पता लगाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो एक ऑप्शन आपका आएगा, है ना, इंफ्रारेड कैमरा। कौन सा कैमरा? है ना, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो है, जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग होते हैं उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाता है। कौन सा कैमरा? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग जो है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, एकदम बार बार पूछने वाला प्रश्न है।
18 नंबर प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर, कहाँ, जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो जहां भी जल जाए वहां ठंडा पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठंडा पानी डालना जो है एक प्राथमिक उपचार है। जब जल जाए तो सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए, ये बर्फ से घस देना चाहिए, बर्फ के टुकड़े से घस देना चाहिए। ठीक। 19 नंबर प्रश्न है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए भाई? है ना, कहीं पे आग लग जाए, मोहल्ले में कहीं भी आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें तुरंत अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, है ना, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यंत्र को बुलाना चाहिए। किसको बुलाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, है ना, घरों में भी होता है, घर में है तो उसके मदद से क्या करें, आग को बुझा दें। या बहुत बड़े लेवल पे आग लग गया है तो फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर होता है, फोन नंबर होता है ना, मोहल्ले में या कहीं पे सामूहिक स्थान पर, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, फोन करके अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए और वो क्या करेंगे, आग बुझा देंगे। 20 नंबर प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी से एकदम बहुत सारा क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो सुनामी जो है आपका किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है। या समुद्र रहे ऑप्शन में, या महासागर रहे, है ना, महासागर भी रह सकता है ऑप्शन में, या सागर भी रहे, सब एक ही नाम है, समुद्र, महासागर, सागर, इनमें क्या आता है? भूकंप इन्हीं स्थानों पर आता है। ठीक। सुनामी जो है आपका क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। ठीक। और आपको बताया कि समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ये सब चीजें याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन जो व्यवस्था है उसका बाधित हो जाना, टूट फूट जाना, मतलब कि फोन से आप कहीं फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं लग रहा है, तो ये कैसे होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केबल तार का टूट जाना। किसका टूट जाना? केबल तार का टूट जाना, टूटना। केबल तार जब टूट जाता है ना, जो भी हम लोग फोन से बातचीत करते हैं कहीं ना कहीं वो क्या होता है, केबल तार से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, टेलीफोन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब जो एंड्रॉयड फ़ोन आ गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पहले के अकॉर्डिंग ये बात पूछा जा रहा है। जो आपका लैंडलाइन था, टेलीफोन था, जो तार से जुड़ा हुआ रहता था, है ना, तो उससे केबल तार टूट जाता था तो क्या होता था कि लोग बात ही नहीं कर पाते थे, कहीं का खबर ही नहीं मिल पाता था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल तार का टूट जाना। 22 नंबर प्रश्न है, संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोबाइल फोन। मोबाइल है ना, मोबाइल फोन इसका आंसर हो जाएगा, है ना, मोबाइल फोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय जो साधन है, कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का जो सबसे अभी वर्तमान में लोकप्रिय साधन है वो मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह, है ना, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग जो है संसाधनों के खोज के लिए होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? याद रखेंगे, संसाधनों के खोज के लिए, संसाधनों के खोज के लिए, है ना, खोज के लिए जो है सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों के खोज के लिए। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न और बच गए हैं, जिसके बाद हमारा पूरा आपदा प्रबंधन से पूछे जाने वाले जितने क्वेश्चन हैं सब का सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? एकदम पूछा हुआ प्रश्न है। जहां भूकंप आने की संभावना है ना, वहां भवनों का आकृति किस प्रकार से होना चाहिए? तो आपका आयताकार, इसका आंसर हो जाएगा आयताकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है आयताकार होना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उचित, अनुचित, इस तरह से करके आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचित, है ना।
अनुचित जो है इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल आंसर होगा, अनुचित हो जाएगा। यानी कि भूस्खलन वाले क्षेत्रों में, है ना, ढलान पर मकानों का निर्माण करना अनुचित है। भूस्खलन कहाँ आता है? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ पे बड़े बड़े चट्टान पर्वतों से क्या होते हैं, है ना, ढूल करके लुढ़क करके नीचे की ओर आ जाते हैं। तो ढलान वाले क्षेत्रों में जहाँ भूस्खलन होता है, जहाँ चट्टान फिसलते हैं, वहाँ पे मकानों का निर्माण करना अनुचित है, उचित नहीं है। तो अनुचित सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में, यानी कि सुनामी जहाँ आता है ना, मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में जो है मकानों का निर्माण जो है समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर करना चाहिए, है ना। मकानों का निर्माण जो है जहाँ पे सुनामी आने की संभावना रहती है, वहाँ पे मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर करना चाहिए। 27 नंबर प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ था, है ना, फसलों को, है ना, फसल, 2 दिया हुआ था पशु, 3 दिया हुआ था मकान और 4 दिया था इनमें से सभी। तो सभी आंसर हो जाएगा। बाढ़ आता है तो फसल का भी बर्बादी होता है ना, जीव जंतु पशु पक्षी ये सब का भी कहीं ना कहीं क्या होता है, बर्बादी होता है। मकान में भी पानी उनी घुस जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, गिर भी जाता है, मकान धस भी जाता है। तो इसका आंसर तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कैसे होगा, है ना, जल के अभाव में, जल के कमी के कारण क्या होता है, कृषि सुखाड़ होता है ना। खेतों में जो है पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जल नहीं मिल पाता है, तो उसको कृषि सुखाड़ कहेंगे। ठीक। 29 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य है, एकदम पूछा हुआ है बुआ। सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन है? भूस्खलन जहाँ पे पहाड़ बहुत सारा है और वहाँ के पहाड़ पर के चट्टान बार बार बहुत बार क्या होते हैं, फिसलते हैं, बड़े बड़े चट्टान फिसलते हैं। और ऐसा कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड, है ना। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे उत्तराखंड में भूस्खलन हो गया, है ना, जिसमें इतना लोगों की जान गई। तो उत्तराखंड में जो है भूस्खलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत के जो राज्य है उसमें उत्तराखंड सबसे ज़्यादा भूस्खलन वाला राज्य है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 बुआ, ये याद करने वाला प्रश्न है। 1934 में जो है 1934 में जो है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप तो होता ही है, लेकिन ये कह रहा है कि अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा विनाशकारी, बहुत ज्यादा तबाही मचाया था। तो ये था आपका 1934 में जो भूकंप आया था, एकदम याद रखेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा है ना। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पाठ्य पुस्तक से ही एग्जाम में पूछता है। आप प्रीवियस ईयर को उठाकर देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा। तो 30 को क्वेश्चन बताए हैं ना आपको, एकदम आप नोट्स बना लीजिए और इसका पूरा प्रॉपर तरीके से आप लिख लीजिए और आप चेक कीजिएगा कि जो तिमाही एग्जाम होगा, छमाही एग्जाम होगा, सेंटअप का एग्जाम होगा, फाइनल जो एग्जाम होगा, सब में आप चेक करते चलिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो आपको बताया है एकदम आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और पुराने हैं तो लाइक करते हुए जाएंगे, है ना। आपको कैसा लगा ये भी बता देंगे और दोस्तों को शेयर करते हुए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।